शिकारी चील उड़ता हुआ शिकार की तलाश कर रहा है। अरे जंगल के सारे पक्षी मर गए हैं क्या? आज कुछ भी ढंग का नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को समझा रही है। गुड़िया बेटी, मैं अनाज लेने जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना। तभी गुड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मम्मा, आपने जो भी सिखाया है मुझे सब याद है, आप चिंता मत कीजिए मम्मा। मुझे पता है मेरी बेटी होशियार है, लेकिन फिर भी चौकन्ना रहना, शिकारी कभी भी आ सकता है गुड़िया बेटी। मम्मा, आप भी अपना ख्याल रखिए और जल्दी से वापस आइए। रानो चिड़िया जैसे ही अनाज लेने घर से बाहर निकलती है, तभी वह देखती है कि एक शिकारी चील उसी की ओर आ रहा है। रानो चिड़िया अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। क्या हुआ मम्मा, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? गुड़िया बेटी, बाहर कोई शिकारी पक्षी घूम रहा है, उसके परों में कोई शिकार भी था। रानो चिड़िया खिड़की से झांक कर देखती है कि शिकारी चील एक डाल पर बैठा हुआ शिकार किया हुआ चूहा खा रहा था। अरे ये चूहा तो बहुत छोटा है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरा। अगर कुछ और मिल जाए तो मजा आ जाए। देखा गुड़िया बेटी, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा हमें चौकन्ना रहना चाहिए। मम्मा, आप बाहर मत जाइए, मुझे डर लग रहा है मम्मा। गुड़िया बेटी, ऐसे घबराते नहीं हैं। हम पक्षियों को अपना पेट भरने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। ऐसी छोटी मुसीबतों से डरकर अगर हम यूँ घर में बैठ जाएंगे तो क्या ही बनेगा। तुम डरो नहीं, मैं बस यूँ गई और यूँ वापस आई। रानो चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को अपने गले लगा लिया। रानो चिड़िया गुड़िया को समझाकर अनाज लेने के लिए बाहर चली जाती है। उसे अपने घर से बाहर जाते ही वह शिकारी देख लेता है। आहा, मुझे पता ही था कि पक्का इस घोंसले में चिड़िया ही रहती है। आज तो मजा आ जाएगा। उस छोटे से चूहे से तो मेरा पेट भी नहीं भरा। अगर ये चिड़िया खाने को मिल जाए तब आएगा असली मजा। लेकिन इस चिड़िया को कैसे खाया जाए? आइडिया, एक काम करता हूँ, इसके घोंसले में जाकर बैठ जाता हूँ। जब ये चिड़िया आएगी तब इसे दबोच कर खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर चील रानो चिड़िया के घोंसले के पास जाने लगता है। चील इस बात से अनजान था कि घोंसले में चिड़िया की बेटी भी है। चील को अपने घोंसले के पास आता देख गुड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये शिकारी पक्षी यहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड़िया चिड़िया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वे खिड़की से होकर अपने घोंसले से बाहर चली जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे अरे, इस छोटी चिड़िया ने तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अरे अरे, ये कौन है? लगता है उसी चिड़िया का बच्चा है। उस चिड़िया के आने तक मैं इसी चूजे को खा लेता हूँ। अरे लेकिन इस छोटी सी चिड़िया ने तो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। और फिर वह चील किसी तरह उस घोंसले को तोड़कर घर से बाहर निकल जाता है, परंतु तब तक गुड़िया दूर जाकर छिप चुकी थी। आज तो बच गई, परंतु मैं फिर आऊंगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया को अनाज मिल गया था। चलो, अनाज तो मिल गया, अब मुझे जल्दी ही घर लौटना चाहिए। रानो चिड़िया अपने घर लौट ही रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आती है। पानी पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। अरे ये आवाज किसकी है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। चिड़िया, ओ चिड़िया, यहाँ देखो, यहाँ मैं एक पेड़ हूँ। रानो चिड़िया फिर उस पेड़ के पास चली जाती है। अरे पेड़ जी, आपको क्या हुआ? अरे चिड़िया, मैं बहुत सूख गया हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अगर तुम मेरी जड़ों में थोड़ा पानी दे दोगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। और फिर रानो चिड़िया पास वाली नदी से पानी लाकर पेड़ को डाल देती है। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम्हारी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे पेड़ जी, आप शुक्रिया मत कीजिए। आप सभी पेड़ों की वजह से तो हम सांस ले पाते हैं। घोंसला बनाने से लेकर हमारा पेट भरने तक आप हमारी कितनी मदद करते हैं। एहसान तो आप हम पर करते हैं। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है चिड़िया। अच्छा ठीक है पेड़ जी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घर लौट जाती है। वह देखती है कि उसका तो पूरा का पूरा घोंसला तहस नहस हो गया है। वह गुड़िया को वहाँ ना देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रानो चिड़िया तो रोने लगती है।
हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये सब क्या हो गया? मेरी गुड़िया बेटी कहाँ चली गई? और फिर घोंसला भी टूटा पड़ा है। कहीं कोई शिकारी चील तो नहीं आया है? ऊपर वाले, गुड़िया कहाँ है? हे भगवान, मुझे मेरी बेटी गुड़िया को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढने निकल जाती है। इधर गुड़िया चिड़िया लाडो चिड़िया के घर पर आ गई थी। बेटा, आप डरो नहीं, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हो। हम रानो को ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। रानो चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है और लाडो का बेटा उसे देख लेता है। माँ, वो देखो, वो तो मासी लगती है। वे गुड़िया को ढूंढ रही है शायद। तुम यहीं रुको, मैं अभी रानो को आवाज लगाती हूँ। लाडो, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ गई हूँ लाडो। हाँ रानो, मैं सब जानती हूँ। तुम गुड़िया को ही ढूंढ रही हो ना? वो मेरे पास है। क्या क्या आप सच कह रही हो? कहाँ है मेरी बेटी? और फिर दोनों घर के अंदर आते हैं। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था मम्मा। डरो नहीं मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूँ ना। क्या हुआ था? हमारा घोंसला किसने तोड़ दिया? और फिर गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है। मैं वहाँ से भाग आई मम्मा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। तब मैं एक पेड़ की डाली बैठ गई थी। तभी लाडो मासी ने मुझे देख लिया और वो मुझे अपने साथ यहाँ पर ले आई। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। जो कुछ हुआ, लाडो मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? अगर आज तुम समय पर वहाँ नहीं जाती तो ना जाने क्या हो जाता। अरे रानो, अब सब ठीक हो गया है, तो अब तुम बाकी बातें भूल जाओ। गुड़िया मुझे मासी कहती है, तो मैं भी उसकी माँ ही हुई ना। अच्छा ठीक है लाडो, अब हम चलते हैं। हमें अपना घोंसला भी तो बनाना है। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। वह अपना घोंसला बनाने के लिए सामान की तलाश कर रही थी। तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। वह पेड़ वही था जिसकी रानो चिड़िया ने मदद की थी। माँ, अब हम क्या करें? इतनी बारिश में हम कैसे घोंसला बनाएंगे मम्मा? नहीं गुड़िया बेटी, लेकिन घोंसला तो हमें किसी भी हाल में बनाना ही होगा। उन दोनों की सारी बातें वह पेड़ सुन लेता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रानो चिड़िया तो इधर उधर देखने लगती है। अरे मैं वही पेड़ हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। लेकिन सुबह तो आप बिल्कुल सूखे हुए थे, इतनी जल्दी आप कैसे हरे हो गए? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पेड़ जादू से मिट्टी का घोंसला बनाता है। ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये घोंसला बारिश, गर्मी और शिकारी से तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद वह शिकारी घर तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु वह असफल रहता है। अरे ये घोंसला तो बहुत मजबूत लगता है अब बस चूहे खाकर ही अपना पेट भरना पड़ेगा। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को गले लगाते हुए कहती है। गुड़िया बेटी, देखा आपने, अच्छाई और मदद करने का फल हमें हमेशा मिलता है। रानो और गुड़िया खुशी खुशी अपने नए घोंसले में रहने लगती हैं। गर्मियों का मौसम था। धूप के चलते कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। खासकर दोपहर के समय में तो पूरा जंगल ऐसे शांत हो जाता मानो जंगल में एक भी पक्षी ना रहता हो। सब पक्षी अपने घरों में या तो टीवी देख रहे होते या फिर खर्राटे मारकर सो रहे होते। मगर बच्चों को ना तो टीवी में दिलचस्पी होती, ना ही कोई इच्छा। उन्हें तो बस 4 बजने का इंतजार होता, क्योंकि 4 बजते ही बंटी कबूतर जंगल में बर्फ का गोला बेचने आता। गोला रंग बिरंगा बर्फ का गोला ले लो, सबका पसंदीदा खट्टा मीठा गोला ले लो। ये सुनकर कालू कौवा का बेटा जग्गू हंसते हुए कहता है, दोस्तों, बज गए 4। बंटी गोला वाले काका आ गए। चलो जल्दी से खट्टा मीठा बर्फ का गोला खाते हैं। फिर सब बच्चे वहाँ से उड़ते हुए बाहर जाते हैं। तभी कालू कौवा कहता है, न जाने बंटी के हाथ के बने गोले में ऐसा क्या जादू है, उसे खाते ही सारे बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे आराम से बच्चों, आराम से। अरे सबको मिलेगा। आपके काका अपने सभी प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों को उनका मनपसंद गोला खिलाएंगे। सब बच्चे अपने मम्मी पापा से पैसे लेते और बंटी कबूतर के ठेले के पास इकट्ठे हो जाते और फिर अपना पसंदीदा गोला लेकर बड़े मजे से वहाँ खड़े होकर खाते।
काका, आपका गोला बहुत अच्छा है। आपके गोले के बिना तो छुट्टियाँ नहीं लगती। आपके हाथ का बना बर्फ का गोला खाकर मजा आ जाता है। बच्चों का यह प्यार देख बंटी कबूतर खुशी से झूम उठता है। सभी बच्चे गोला खा रहे थे कि तभी बंटी कबूतर की नजर एक चिड़िया पर पड़ी। वो गुमसुम सी सबको गोला खाता हुआ देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। बंटी समझ गया जरूर कुछ बात है। उसने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहती हो? बेटा तुम कौन हो और इस तरह क्यों खड़ी हो? मेरा नाम रानो है। मुझे बर्फ का गोला बहुत पसंद है, पर मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से जाने लगी। तभी बंटी ने उसे रोक लिया। अरे बेटा रुक जाओ, कहाँ चल दी? पैसे नहीं है तो क्या हो गया? दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं है। अरे मैं बंटी पैसों के लिए गोला नहीं बेचता, बल्कि बच्चों की खुशी के लिए बेचता हूँ। इतना कहकर बंटी ने एक गोला अपने डिब्बे से निकाला और रानो चिड़िया को देते हुए बोला, ये लो बेटा, और पैसे की चिंता मत करना। तुम रोज आकर मेरे ठेले पर फ्री गोला खा सकती हो। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश थी। बंटी ने अपना वादा निभाया। वो रोज सभी बच्चों के साथ रानो चिड़िया को भी गोला खिलाता। बंटी की वजह से रानो को कभी एहसास नहीं हुआ कि गरीबी के चलते वो गोला का स्वाद नहीं ले सकती। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। जीवन का पहिया चलता रहा। बच्चों की उम्र बढ़ गई और जंगल के सभी बच्चे पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए शहर चले गए। फिर कुछ समय बाद बारिश का मौसम आ गया। हर तरफ जोर की बारिश हो रही थी। बंटी बारिश में अब गोला बेचने के लिए घर से निकलता तो था, मगर अब उसके पास गोला खाने वाला कोई नहीं था। शहर और इस बिन मौसम बरसात ने हमारा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी। कल तक जो नन्हे से बच्चे बंटी काका करते थे, आज उन्हीं बच्चों को देखने के लिए ये आंखें तरस गईं। बंटी कबूतर का गोला धरा धरा का रह जाता। उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता था। बंटी कबूतर की पत्नी बबली कबूतरी उससे कहती है, सुनिए जी, दिन पर दिन तकलीफें बढ़ती जा रही है। अब तो घर में अनाज के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसी तरह चलता रहा तो हम क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो। जो पक्षी मेहनत करना जानता है वो कभी भूखा नहीं मरता। ऊपर वाला सबकी मदद जरूर करता है। रोज की तरह बंटी ठेले लिए ग्राहक के इंतजार में खड़ा था। तभी उसके सामने से एक बैलगाड़ी गुजरी जिसमें एक चिड़िया बैठी थी। जिसकी नजर बंटी पर पड़ी, वो अपनी बैलगाड़ी से उतरी। चलो, पूरे दिन में एक ग्राहक तो आया। बताइए, आप कौन सा गोला खाना पसंद करेंगी? अरे बंटी काका, कैसे हो आप? अचानक से ग्राहक के मुंह से बंटी कबूतर नाम को सुनकर वो हैरान हो गया। अरे ये आवाज भी कुछ जानी पहचानी लगी। अरे बेटा, तुम मुझे जानती हो क्या? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। काका, मैं रानो हूँ, वही रानो जिसे सालों पहले आप फ्री में गोला खिलाया करते थे। यह सुनते ही बंटी को खुशी और हैरानी दोनों हुई। अरे बेटा रानो, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। लगता है पढ़ लिख कर किसी अच्छे पद पर तुम नौकरी कर रही हो। काका, क्या छोटा क्या बड़ा बाकी। मुझे यह देख हैरानी हो रही है कि आप अब तक गोला बेच रहे हैं। आज तो आपकी दुकान पर जरा भी भीड़ नहीं। तब तो आप हर वक्त बच्चों से घिरे रहते थे। आज पूरा रास्ता सुनसान है, ऐसा क्यों? अब क्या कहूँ बेटा रानो, समय के साथ पूरा जंगल धीरे धीरे शहर निकल गया। अच्छा खैर, मैं इतने टाइम बाद आई हूँ। अपने हाथों का गोला नहीं खिलाएंगे मुझे? अरे हाँ, क्यों नहीं। अभी एक बढ़िया सा तुम्हारी पसंद का काला खट्टा गोला बनाता हूँ। फिर बंटी ने गोला बनाकर रानो चिड़िया को दिया। उसने जैसे ही गोला को टेस्ट किया, वो बोली, अरे वाह, क्या बात है काका, अब भी आपके गोला में सालों पुराना स्वाद है। मान गई आपको काका। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। बचपन में इन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया। अब आज मैं कुछ बन गई हूँ तो क्यों ना इनकी अच्छाई, इनकी ईमानदारी का इन्हें कुछ इनाम दूं। रानो ने बंटी की हालत देखकर उसे कुछ पैसे देने की सोची, मगर जैसे ही रानो ने पैसे उनकी तरफ बढ़ाए, बंटी काका ने साफ मना कर दिया। अरे नहीं बेटा, यह बंटी काका जरूर बूढ़े हो गए हैं, मगर लालची और स्वार्थी नहीं। यह बंटी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का खाता है। लेकिन काका, मैं तो आपकी बच्ची जैसी हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बचपन में आपने भी तो मुझे फ्री में गोला खिलाया है।
मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। बंटी काका की बात सुन रानो ने मन में सोचा, काका तो इस तरह मानने वाले नहीं हैं। मुझे उनकी मदद किसी और तरीके से करनी होगी। काका, हर महीने मैं अनाथ बच्चों को खाना खिलाती हूँ, उन्हें कपड़े देती हूँ। मैं चाहती हूँ अब से उन अनाथ आश्रम में हमारे खाने के साथ साथ आपका बनाया हुआ बर्फ का गोला भी जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। अगर इसमें बच्चों को गोला मिल जाए, वो भी आपके हाथ का इतना स्वादिष्ट, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। क्या आप उन बच्चों के लिए गोला बनाएंगे? आपको कम से कम 500 बर्फ के गोले बनाने होंगे। ये सुनकर बंटी बहुत खुश हुआ। इतना बड़ा ऑर्डर उसे जीवन में पहली बार मिला था। आप कर तो पाएंगे ना काका? बेटा, मेरे चेहरे पर झुर्रियां तो जरूर आ गई हैं, मगर हाथों में ताकत और जादू अभी भी वही है। तुम बस देखती जाओ, मैं और मेरी पत्नी मिलकर किस तरह से ये ऑर्डर पूरा करते हैं। रानो चिड़िया ने बंटी कबूतर को कुछ पैसे एडवांस में दिए और फिर कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर ने अपना ऑर्डर पूरा कर दिया। लो बेटा, यह तुम्हारा बर्फ का गोला। शहर जाकर सभी बच्चों को गोला और उसके साथ मेरा प्यार देना। फिर रानो पैसे देकर बंटी कबूतर से बोलती है, ये लीजिए काका, यह रहा आपकी मेहनत का फल। अरे बेटा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ काका, अब से मैं आपसे हर महीने बर्फ के गोले लेती रहूंगी, और हाँ, वो भी अब से आपको 500 नहीं बल्कि 1000 बर्फ के गोले बनाने हैं। तुम चिंता मत करो रानू बेटा, मैं तुम्हारा ये ऑर्डर भी जल्दी तैयार कर दूंगा। इतना सुनकर रानो चिड़िया वहाँ से चली गई। तभी बंटी कबूतर अपनी पत्नी से बोला, देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, मेहनती लोग कभी भूखे नहीं मरते। ऊपर वाला किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करता है। तो देखा आपने किस तरह सालों पहले की गई एक अच्छी नेकी ने बंटी कबूतर की किस्मत बदल कर रख दी। इसीलिए हमेशा सबके साथ नेकी करें, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। आसमान में चारों ओर काले घने बादल छाए हुए थे। बारिश की बूंदें धरती पर गिर रही थी। पेड़ पर चिड़िया छुपी हुई थी। रानो चिड़िया बड़े से बरगद के पेड़ पर बैठी हुई थी। ये बारिश भी ना जैसे मेरे दुखों को बढ़ा देती है। अब मैं क्या करूं? मेरा घर टूट गया है, खाने को भी कुछ नहीं है, और ये ठंड, इस ठंड में मेरी चोट जम रही है। आखिर मैं कहाँ जाऊं? तभी अचानक से दूर से एक काले रंग का कौवा उड़ता हुआ आता है और वह रानो के पास आकर रुक जाता है। अरे रानो, तुम यहाँ इतनी तेज बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हारे तो पंख भी भीग गए हैं। कालू भैया, मैं क्या करूं? इस तेज बारिश ने मेरे घोंसले को तोड़ दिया है। मेरे बच्चों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कहीं ये ठंड मेरे बच्चों को बीमार ना कर दे। हाँ रानो, ये तो सच में बहुत मुश्किल है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। रानो, पास के एक जंगल में एक परी रहती है, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर सके। जादुई परी? कालू भैया, क्या सच में वह जादुई परी मेरी मदद करेगी? हाँ रानो, परंतु हमें इसके लिए पहले उसके पास जाना होगा और ये सफर आसान नहीं होगा। भारी बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। रानो चिड़िया उसकी बात को समझते हुए बस अपना सर हिला देती है और दोनों जंगल में उड़ने लगते हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर चारों ओर बर्फ जमी हुई थी। पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थी। तभी रानो चिड़िया ठंड से कांपते हुए कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। क्या हम सही रास्ते पर हैं? हाँ रानो, ठंड तो बहुत ज्यादा है, परंतु तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। वह देखो, वह बड़ा सा पेड़, वह जादुई परी का पेड़ है। तभी रानो चिड़िया को एक बड़ा सा चमचमाता हुआ पेड़ दिखता है। उस पेड़ पर तो जादुई रोशनी बिखरी हुई थी। पेड़ के आसपास एक सुंदर परी खड़ी हुई थी। उसके पंख इंद्रधनुष के जैसे चमक रहे थे। तभी जादुई परी मुस्कुराते हुए कहती है, आपका स्वागत है रानो और कालू। मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हो।
परी जी, आपको कैसे पता कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? रानो, मैं सब जानती हूँ। तुम एक सच्ची माँ हो जो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। सच परी जी? क्या सच में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ रानो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें झील के किनारे जाकर एक फूल लाना होगा और वही फूल तुम्हारे लिए एक नया घर बना कर देगा। और ऐसे ही रानो चिड़िया और कालू कौवा झील की ओर उड़ने लगते हैं। रास्ते में भारी बर्फबारी हो रही थी। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा थकी हुई थी। रानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मैं अब और नहीं उड़ सकती। मेरे पंख इस ठंड में जमने लगे हैं। रानो, हिम्मत रखो, हमें बस वहाँ तक पहुँचना है। देखो, वो रही झील। ऐसे ही कालू कौवा और रानो चिड़िया दोनों झील के पास पहुंच जाते हैं। झील के बीच में एक चमकता हुआ फूल था, लेकिन झील के पास एक बड़ा सा सांप सो रहा था। रानो चिड़िया डरते हुए कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, वो देखें, वो तो सांप है। कालू भैया, वो तो हमें खा जाएगा। अरे रानो, डरो मत, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे दूसरी तरफ ले जाता हूँ और तुम जल्दी से फूल ले आना। कालू कौवा अपनी चालाकी से उस सांप को दूसरी ओर ले जाता है और रानो चिड़िया जल्दी से उस फूल को ले आती है। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया दोनों मिलकर उस फूल को लेकर परी के पास जाते हैं। शाबाश रानो, तुम अपनी हिम्मत और धैर्य से इस फूल को लेकर आ गई हो। अब देखो जादू। तभी वह परी उस फूल को अपनी जादुई छड़ी से छूती है। तभी उसके छूते ही एक जादुई बड़ा सा मीठे तरबूज का घर बन जाता है। उस घर के अंदर तो बहुत ज्यादा गर्माहट थी और खाने के लिए बहुत सारे बीज भी थे। रानो चिड़िया की आंखों में ये सब देखकर आंसू आ जाते हैं। परी जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? ये सब मेरे लिए बस एक सपने जैसा है। आज आपकी वजह से मेरे बच्चों को और मुझे ठंड से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही भूख से लड़ने की जरूरत है। रानो, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ममता ने इसे मुमकिन किया है। हमेशा अपने दिल की सुनो। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस तरबूज के जादुई घर में रहने लगती है। वही कालू कौवा भी उसका पड़ोसी बन जाता है। तभी रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, देखा बच्चों आपने, मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। तभी रात और ज्यादा गहरी हो जाती है। रात के साथ साथ तेज बारिश पड़ रही थी और बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। अचानक से एक तेज आवाज आती है। रानो और कालू दरवाजे के पास भागते हुए आते हैं। वह देखते हैं कि एक घायल कबूतर ठंड से कांप रहा है। हे भगवान, इनके तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। जल्दी से इन्हें अंदर लेकर आ जाओ। ऐसे ही रानो चिड़िया और कालू कौवा उन्हें मिलकर अंदर लेकर आ जाते हैं। वह तो बुरी तरह ठंड से कांप रहा था और गीला हो गया था। रानो चिड़िया उसके पास लकड़ियों से एक आग जला देती है, जिससे उस कबूतर को थोड़ी राहत मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे आज नहीं बचाती, अपने घर में ना लाती, तो शायद आज मैं मर ही जाता। आप चिंता मत कीजिए, अभी आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगली सुबह बारिश थम जाती है। पक्षी तरबूज के घर से बाहर निकलता है, परंतु रानो चिड़िया का घर अभी भी उतना ही सुरक्षित और मजबूत है। रानो चिड़िया के घर पर तेज बारिश और बर्फबारी का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। रानो, तुम्हारा घर तो जादुई है, जादुई। इतनी भारी बारिश और बर्फबारी में भी इसको कुछ भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पर वह जादुई परी प्रकट हो जाती है और वह रानो चिड़िया से कहती है, रानो, तुम्हारी अच्छाई और ममता ने इस तरबूज को और ज्यादा मजबूत और खास बना दिया है। अब ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि पूरे जंगल का सहारा है। सच परी जी, परंतु मैं तो बस अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही थी। रानो, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। अब ये घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और हर जरूरतमंद के लिए ये खुला रहेगा। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी कबूतरी उससे कहती है, रानो बहन, तुमने हमें सिखाया है कि मिलजुल कर एक साथ कैसे रहना चाहिए। हाँ रानो, और तुम्हारा यह जादुई घर हमारे लिए उम्मीद की एक किरण बन गया है। और ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी मिलकर तरबूज के घर के चारों ओर पेड़ लगाते हैं, ताकि वह जगह और भी ज्यादा सुंदर हो जाए। तभी कालू कौवा कहता है,
दोस्तों, अब इस घर का नाम होगा, इस जगह को सभी रानो चिड़िया का तरबूज का गांव कहकर पुकारेंगे। रानो चिड़िया अपने मन ही मन में सोचती है, मेरा ये छोटा सा घर सबके लिए खुशी का ठिकाना बन गया है। शायद यही जिंदगी का असली मकसद है। कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन रानो के दिल का संदेश हर किसी के दिल में बस जाता है। सच्चाई, मेहनत और प्यार से हर मुश्किल आसान हो जाती है। शिमला के जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो था। रानो चिड़िया अकेली थी। कुछ समय पहले उसके पति की मौत एक लंबी बीमारी की वजह से हो गई थी। रानो के पति ने घर के आंगन में एक सेब का पेड़ लगाया था। पति के मरने के बाद रानो चिड़िया पेड़ के सेब बेचकर अपना पेट पालने लगी। रानो बहुत दयालु थी। वो हर रोज अपने पेड़ के कुछ सेब गरीब पक्षियों को बांट दिया करती थी। उसी जंगल में सुंदरी नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। जंगल के पक्षी उस दुष्ट जादूगरनी से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, रानो हर दिन की तरह लाल लाल रसीले सेब बेच रही थी। उसी समय जादूगरनी सुंदरी अपनी झाड़ू पर बैठकर उधर से गुजर रही थी। अचानक से उसकी नजर रानो चिड़िया के रसीले सेबों पर पड़ी। अरे ओ चिड़िया, क्या ये सेब ताजे और मीठे हैं? हाँ जादूगरनी जी, यह सेब ताजे हैं। आप इन्हें छक्कर देखें। मुझे विश्वास है आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। ठीक है चिड़िया, अगर तू इतने विश्वास के साथ कह रही है तो तू ऐसा कर, ये सारे सेब मुझे दे दे, मैं इन्हें खाकर देखूंगी। अगर सेब स्वाद में अच्छे नहीं हुए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, समझी तू? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फिर जादूगरनी सारे सेब लेकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया जादूगरनी के डर से कुछ नहीं बोल पाती। वो दुखी मन से अपने घर लौट आई। आज उसकी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई थी। दूसरी तरफ अपनी गुफा में लौटकर जादूगरनी सेब को खाने लगती है। उसे सेब का स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसने सारे सेब खा लिए। अगले दिन जादूगरनी की तबीयत बिगड़ गई। वो उल्टियाँ करने लगी और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। लगता है उस चिड़िया ने मुझे जहरीले सेब दिए थे, जिसे खाकर मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। उसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उस रानो चिड़िया ने मुझे धोखा दिया है, धोखा। मैं उसे जाकर अभी अच्छा सबक सिखाती हूँ, फिर कभी वो किसी को धोखा नहीं दे पाए। फिर जादूगरनी गुस्से में रानो चिड़िया के पास पहुँचती है। जादूगरनी को देखते ही रानो चिड़िया डरकर उससे पूछती है, क्या हुआ जादूगरनी जी? आज सुबह सुबह आप मेरे घर आई हैं, क्या कोई बात है? आप मुझे बताए। ए चिड़िया, तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। तूने मुझे जहरीले सेब दिए थे, जिसे खाकर मेरी तबीयत बिगड़ गई। उन जहरीले सेबों को खाकर ही मुझे उल्टियाँ होने लगी। मैं तुझे तेरी सजा का दंड देने आई हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर तो रानो चिड़िया बुरी तरह डर जाती है। आप क्या कह रही है जादूगरनी जी? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं तो इन्हें रोज बेचती हूँ। शायद आपने ही कुछ उल्टा सीधा खाया होगा या गर्मी की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे सेब ना जाने रोज कितने पक्षी खाते हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। जादूगरनी रानो की एक बात नहीं सुनती। वो अपने जादू से रानो चिड़िया की आंखों की रोशनी छीनकर उसे अंधा बना देती है। अरे आपने यह क्या किया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी आंखों की रोशनी वापस करो, वापस करो मेरी आंखों की रोशनी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। रानो चिड़िया, अब कुछ नहीं हो सकता, तू सदा के लिए अंधी हो गई है। फिर जादूगरनी सुंदरी वहाँ से चली जाती है। अगर मैं भूखी प्यासी इसी तरह घर में पड़ी रही तो मैं भूख प्यास से मर जाऊंगी। उस दुष्ट जादूगरनी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। दिखाई न देने की वजह से वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती है। उसके आगे एक बड़ी सी खाई थी। रानो चिड़िया उस खाई में गिरने ही वाली थी। उसी समय वहां आकाश मार्ग से एक परी गुजर रही थी। उसने जब रानो को देखा तो वो उसकी मदद करने उसके पास आ गई। ऐसा लगता है इस चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे इसकी मदद करनी होगी। परी ने आकर रानो चिड़िया को बचा लिया। कौन है आप? मैं रानी परी हूँ। अभी तुम नीचे खाई में गिरने वाली थी, सही समय पर मैं यहाँ मौजूद थी और तुम्हें बचा लिया। नन्ही चिड़िया, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। परी जी, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मेरी आंखों की रोशनी मुझसे छीन ली है।
ये सुनते ही तुरंत परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रानो चिड़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर परी चिड़िया के साथ उसके घर आई और सेब के पेड़ पर अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक सेब का सुंदर सा घर तैयार कर दिया। चिड़िया, तुम इस सेब के घर में रहना, ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। अब तुम्हें उस जादूगरनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सेब का जादुई घर तुम्हारी जादूगरनी से हमेशा रक्षा करेगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। जादूगरनी आनंद लेते हुए हवाओं की सैर कर रही थी। तब उसकी नजर जादुई सेब के घर पर पड़ती है। क्या बात है, इस जंगल में दूसरा जादूगर कब आया है? चलकर देखती हूँ। जादूगरनी ने जैसे ही खिड़की से झांका तो उसे रानो चिड़िया अंदर दिखाई दी। चिड़िया, ओ चिड़िया, घर से बाहर निकलो। तुमने कैसे ये जादुई सेब का घर बनाया, बताओ मुझे। दुष्ट जादूगरनी, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। दुष्ट, हा हा हा, अब तेरी जुबान कैंची की तरह भी चलने लगी। रुक, मैं तेरा और तेरे इस जादुई सेब के घर का वो हाल करूँगी कि तूने सोचा ना होगा। फिर जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू से जादुई सेब के घर पर हमला करती है, लेकिन जादुई सेब का घर पलटकर हमला करता है और जिसमें जादूगरनी घायल हो जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। इस रानो की बच्ची को सबक सिखाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ए मेरी जादुई झाड़ू, इस जादुई सेब के घर को नष्ट कर दे ताकि इस चिड़िया को इसकी गलती की सजा मिल सके। ये सुनते ही जादुई झाड़ू तेजी से सेब के घर के पास जाकर धमाका करती है, जिसमें वो जादुई झाड़ू खुद नष्ट हो जाती है, लेकिन जादुई सेब के घर को भी नष्ट कर देती है। ये क्या हुआ? मेरा जादुई सेब का घर नष्ट हो गया। रानी परी, कहाँ हो आप? मेरी जान बचाओ इस दुष्ट जादूगरनी से। जादुई सेब घर जलने की खबर रानी परी को जैसे ही पता लगती है, वो तुरंत परीलोक छोड़कर वहाँ आती है। रानो चिड़िया, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं उस जादूगरनी को आज हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। जंगल के पक्षी भी ये सब चुपचाप अपने घरों से छुपकर देख रहे थे। अब बच्चों, तुम सब घबराओ नहीं। अब परीलोक से परी आ गई हैं। अब हम और आपकी रानो आंटी सुरक्षित हैं। रानी परी, मुझे तेरा ही इंतजार था। सदियों से चलती आ रही दुश्मनी में जो तूने मेरी बहन को मार दिया था, आज मैं अपनी बहन का बदला तुझसे जरूर लूंगी। फिर क्या था, दोनों में भयंकर युद्ध होता है जिसमें रानी परी की जीत होती है। रानी परी दोबारा रानो चिड़िया के लिए जादुई सेब घर बनाती है और दुष्ट जादूगरनी को अपने जादू से कैद करके ले जाती है। फिर उस दिन के बाद से रानो चिड़िया खुशी खुशी सेब के घर में रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।